तो आज हमारे पास जो ये नोट्स और आर्टिकल्स का पूरा स्टैक आया है ना, इसे खंगालने के बाद एक बहुत ही अजीब और थोड़ा डरा देने वाला सवाल सामने खड़ा होता है। अच्छा। मतलब हम सब आमतौर पे यही मानकर चलते हैं ना कि हमारी जिंदगी का कोई ना कोई तय रास्ता है। हाँ। जैसे जैसे कोई नया गैजेट या मशीन खरीदते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल आता है। हाँ, बिल्कुल, एक गाइड बुक जैसी। राइट। उसमें सब लिखा होता है, बस बटन दबाया और काम शुरू। हाँ, सब कुछ बहुत ही प्रिडिक्टेबल होता है। सही बात है। लेकिन इन रिसर्च पेपर्स को गहराई से देखने के बाद ऐसा लगता है कि क्या हो अगर इंसान की जिंदगी का कोई मैनुअल है ही नहीं। मतलब क्या हो अगर कोई पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट ही ना हो। यही तो इस पूरी रिसर्च का इस पूरे चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे पास जो ये नोट्स हैं, वो मुख्य रूप से जॉन पॉल सार्त्र की एक बहुत ही मशहूर किताब पर आधारित हैं, बीइंग एंड नथिंगनेस। जो 1943 में आई थी, राइट? मतलब 600 से ज्यादा पन्ने हैं इसके। वाओ, 600 पन्ने। हाँ, और सार्थ की जो भाषा है ना, वो बहुत ही अकादमिक है। तो पहली बार में ये किसी पहेली जैसी ही लगती है। बिल्कुल। लेकिन इन नोट्स में से जो सबसे बड़ी बात छनकर बाहर आ रही है वो ये है कि इस मुश्किल थ्योरी के पीछे के विचार ना सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। हमारी डेली लाइफ की प्रॉब्लम से। हाँ, हमारी उलझने, हमारे करियर का जो तनाव होता है, या हम जो लाइफ में चॉइसेस लेते हैं। सार्थ किसी बंद कमरे में बैठकर बस हवा में बातें नहीं कर रहे थे। वो ना इंसानी अनुभव के उस मैकेनिज्म को डिकोड कर रहे थे जिसे हम सब हर दिन जीते हैं। और यही आज की इस डीप डाइव का हमारा मिशन भी है। मतलब हम इस भारी भरकम फिलॉसफी को डिकोड करेंगे। बिल्कुल डिकोड करेंगे। कोई मुश्किल जार्गन नहीं, बस सीधे और आसान तरीके से समझेंगे। तो इन सारे आर्टिकल्स को पढ़ते हुए मैंने एक चीज नोटिस की कि सार्त्र के पूरे दर्शन की जो नींव है ना, वो एक छोटे से वाक्य पर टिकी है। वो वाक्य है, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। एग्जैक्टली। अस्तित्व सार से पहले आता है। ये सुनने में बहुत गहरा लगता है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? इसे समझने के लिए ना हमें पहले इस सार या एसेंस को समझना होगा। इन नोट्स में सार्त्र का एक बहुत ही क्लासिक सा उदाहरण दिया गया है, एक पेपर नाइफ का। कागज काटने वाला चाकू। हाँ, वही। अब सोचिए कि जब कोई कारीगर एक पेपर नाइफ बनाता है, तो वो उसे बनाने से पहले अपने दिमाग में उसका एक उद्देश्य तय करता है ना। हाँ, जाहिर है, उसे पता होता है कि ये चाकू कागज काटने के काम आएगा। राइट। उसकी धार कैसी होगी, उसका आकार कैसा होगा, ये सब पहले से तय होता है। यानी उस चाकू के वजूद में आने से पहले ही उसका जो उद्देश्य है, उसका जो एसेंस है, वो तय हो चुका है। उसकी एक प्री डिफाइंड डेस्टिनी है। अच्छा, तो ऑब्जेक्ट्स के मामले में एसेंस पहले आता है। बिल्कुल। लेकिन इंसान के मामले में ना ये पूरा प्रोसेस ही पलट जाता है। कैसे? क्योंकि इंसान का निर्माण किसी फैक्ट्री में नहीं होता। हमारे माथे पर कोई लेबल नहीं लगा है कि ये इंसान आगे चलकर क्या बनेगा। मतलब कोई मैनुअल नहीं है। कोई मैन्युअल नहीं। इंसान बस इस दुनिया में आ जाता है, वो पैदा होता है, यानी उसका अस्तित्व, उसका एग्जिस्टेंस पहले आता है। आई सी। और इसके बाद जब वो दुनिया का सामना करता है, अपने फैसले लेता है, अच्छे या बुरे काम करता है, तब जाकर वो अपना एसेंस खुद बनाता है। वाओ, ये तो ये एक बहुत ही बड़ी वैचारिक शिफ्ट है। बहुत बड़ी शिफ्ट है। क्योंकि अगर हम ये मान ले कि इंसान पहले से डिजाइन होकर नहीं आया है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे जन्म लेने से पहले हमारी कोई डेस्टिनी तय नहीं थी। लेकिन अगर हम आज के समाज को देखें, तो अक्सर ऐसा होता है ना कि किसी बच्चे को बचपन से ही ऐसा फील कराया जाता है कि वो सिर्फ एक डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए ही पैदा हुआ है। और समाज का भारी दबाव होता है। और वो दबाव इतना गहरा होता है कि इंसान को लगने लगता है कि बस यही मेरा पहले से तय सार है। लेकिन सार्त्र कहते हैं कि असल में ऐसा कोई फिक्स ठप्पा हमारे ऊपर लगा ही नहीं है। लेकिन इन नोट्स को पढ़ते हुए मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आया। कैसा विरोधाभास? मतलब अगर मैं ये कहूँ कि हम अपना रास्ता पूरी तरह खुद बनाते हैं, तो फिर हमारे बैकग्राउंड का क्या? अच्छा, आप परिस्थितियों की बात कर रही हैं? हाँ, हमारी जेनेटिक्स, हमारा जन्म किस देश में हुआ है, या मान लीजिए हमारी आर्थिक स्थिति, क्या ये सब पहले से फिक्स नहीं होती? बिल्कुल होती हैं। क्योंकि एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए इंसान की जिंदगी की चॉइसेस और एक अमीर परिवार के इंसान की चॉइसेस में तो जमीन आसमान का फर्क होगा ना। ये बहुत ही वाजिब सवाल है। और इस मुद्दे को सुलझाने के लिए ही सार्त्र दो बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट सामने रखते हैं। पहला है फैक्टिसिटी, फैक्टिसिटी। मतलब जो फैक्ट्स हैं। हाँ, अख्यात्मकता, ये वो सारी चीजें हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते। आपका जन्म कहाँ हुआ, आपके माता पिता कौन हैं, आपका शरीर कैसा है, या आपका बीता हुआ कल। जो पत्थर की लकीर है। एग्जैक्टली। ये सब एक दीवार की तरह ठोस है। ये आपकी फैक्टिसिटी है। लेकिन इस दर्शन का जो मास्टर स्ट्रोक है ना, वो इसके दूसरे हिस्से में है,
जिसे सार्त्र ट्रांसेंडेंस कहते हैं। ट्रांसेंडेंस, अगर मैं इसे सही से समझ रही हूँ तो इसका मतलब है उस फैक्टिसिटी को पार करने की या उससे ऊपर उठने की हमारी क्षमता। सिर्फ क्षमता नहीं, बल्कि ये इंसान की मूल प्रकृति है। देखिए, इंसान अपनी फैक्टिसिटी को तो नहीं चुन सकता, राइट? हाँ, वो तो जन्म से मिल गई। लेकिन उस फैक्टिसिटी का उसके जीवन पर क्या असर होगा, क्या अर्थ होगा, ये सिर्फ और सिर्फ इंसान खुद तय करता है। इसका कोई उदाहरण है? हाँ ना, मान लीजिए एक इंसान है, वो अपनी गरीबी को एक ऐसी बेड़ी मान सकता है जो उसे कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। सही बात है, अक्सर लोग ऐसा मानते हैं। वहीं दूसरा इंसान उसी गरीबी को अपना सबसे बड़ा मोटिवेशन बना सकता है कि भाई मुझे हर हाल में इस स्थिति से बाहर निकलना है। ओह, तो यहाँ फैक्ट तो दोनों के लिए एक ही है, गरीबी। बिल्कुल, फैक्ट सेम है, लेकिन उस फैक्ट पर उनका जो रिस्पॉन्स है वो एकदम अलग है। सार्त्र कहते हैं कि इंसान अपने फैक्ट से बड़ा होता है। मतलब हम हमेशा अपने फैक्ट से बड़े होते हैं, और क्योंकि हम बड़े हैं इसलिए हमारे पास अपनी जिंदगी का पूरा कंट्रोल है। 100% कंट्रोल। लेकिन सच कहूं तो ये आज़ादी सुकून देने के बजाय डराती ज्यादा है। मैंने देखा इन रिसर्च पेपर के अगले हिस्से में एक शब्द का बार बार जिक्र है, एंग्विश। हाँ, एंग्विश। मतलब एक तरह की बहुत गहरी बेचैन कर देने वाली घबराहट। सार्त्र यहाँ एक बहुत ही भारी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हम स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त हैं। अभिशप्त मतलब एक श्राप की तरह। हाँ, क्योंकि आजादी शब्द सुनने में तो बहुत रोमानी लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब ये 100% होना तो इसका मैकेनिज्म बहुत भारी हो जाता है। क्योंकि तब कोई बहाना नहीं बचता। एग्जैक्टली। अगर इंसान 100% आजाद है अपना रास्ता चुनने के लिए, तो इसका सीधा सा गणित यह है कि वो अपने हर फैसले, अपनी हर स्थिति और अपनी हर नाकामी के लिए भी 100% जिम्मेदार है। कोई सहारा नहीं है। कोई सहारा नहीं। और यही जो एहसास है ना, ये इंसान के अंदर एक खालीपन या एंग्विश पैदा करता है। मैंने नोट्स के एक हिस्से में पढ़ा था कि सार्त्र इस घबराहट को समझाने के लिए ना ऊंचाई के डर का उदाहरण देते हैं। हाँ, वो वर्टिगो का उदाहरण। राइट। जब हम किसी ऊंची बिल्डिंग या खाई के किनारे खड़े होते हैं तो हमें डर लगता है, लेकिन सार्त्र का कहना है कि ये डर सिर्फ उस खाई के गहरे होने का नहीं है, बल्कि ये डर खुद के अंदर झांकने का है। बिल्कुल। सार्त्र इसे बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। जब आप खाई के पास होते हैं तो एक डर तो बाहरी होता है कि तेज हवा आएगी और मैं गिर जाऊंगा या जमीन खिसक जाएगी। हाँ, वो तो एक नॉर्मल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। हाँ, वो एक साधारण डर है। लेकिन जो गहरी घबराहट है, जो एंग्विश है, वो तब पैदा होती है जब आपको अचानक ये एहसास होता है कि आपको उस खाई में छलांग लगाने से रोकने वाली कोई भी बाहरी चीज है ही नहीं। वाओ, मतलब मेरे खुद के पैर मुझे उस खाई में धकेल सकते हैं। एग्जैक्टली। आपके पैर आपको धकेल सकते हैं, और ये पूरी तरह आपकी अपनी चॉइस है। ये किसी बाहरी खतरे का खौफ नहीं है, ये अपनी ही उस बेलगाम आजादी का खौफ है। इन नोट्स में ना एक और बहुत दिलचस्प एनालॉजी दी गई है, एक थके हुए हाइकर की जो पहाड़ चढ़ रहा है और थकान से टूट चुका है। हाँ, वो भी बहुत सटीक उदाहरण है। उस हाइकर का दर्द और उसकी थकान पूरी तरह से बायोलॉजिकल है, वो असली है, वो उसकी फैक्टिसिटी है, जो बदला नहीं जा सकता। राइट। लेकिन सार्त्र कहते हैं कि दर्द का होना और उस दर्द की वजह से हार मान लेना, ये दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। हाइकर के पास हमेशा ये चॉइस होती है कि वो एक कदम और आगे बढ़ाए। बिल्कुल होती है, लेकिन जब वो अपना बैग जमीन पर फेंकता है और तय करता है कि वो आगे नहीं जाएगा, तो वो असल में एक फैसला ले रहा होता है। वो अपने दर्द को एक कारण बनाकर अपनी यात्रा रोकने की चॉइस कर रहा है। अगर हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें तो ये बिल्कुल वैसी गाड़ी चलाने जैसा है ना, जिसका स्टीयरिंग बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। हाँ, बहुत सेंसिटिव। और इसमें कोई ऑटो पायलट का ऑप्शन भी नहीं है। मतलब एक हल्का सा भी गलत टर्न लिया तो गाड़ी सीधा खाई में। हम अपने करियर में पीछे रहने के लिए या अपने टूटते रिश्तों के लिए अपनी किस्मत, अपने बॉस या इकोनॉमी को तो दोष नहीं दे सकते ना। सार्त्र के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। लेकिन लगातार इस स्टीयरिंग को पकड़े रहना और हर सेकंड ये सोचना कि मेरी हर गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी है, ये तो किसी भी इंसान को पागल कर देगा। और इसी पागलपन या कह लीजिए जिम्मेदारी के भारी बोझ से बचने के लिए ना, हमारा दिमाग एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक खेल खेलता है। कैसा खेल? इस रिसर्च में इसे बैड फेथ कहा गया है। बैड फेथ, खुद को धोखा देना। हाँ, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें इंसान अपनी आजादी से भागता है। वो खुद को एक ऑब्जेक्ट या एक मशीन की तरह ट्रीट करने लगता है ताकि उसे चॉइस करने की वो भारी जिम्मेदारी ना उठानी पड़े। इन पेपर्स में ना बैड फेथ को समझाने के लिए पेरिस के कैफे वेटर का बहुत ही विजुअल उदाहरण है। सार्त्र एक वेटर को ध्यान से देखते हैं और उन्हें लगता है कि वो ना
कुछ ज्यादा ही वेटर होने की एक्टिंग कर रहा है। हाँ, उस वेटर के मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है। सार्त्र कहते हैं कि उसकी चाल बहुत रोबोटिक है। वो अपनी ट्रे को एक बहुत ही मशीनी तरीके से पकड़ता है। मतलब उसमें कोई नेचुरल फ्लो नहीं है। नहीं है। ग्राहकों के सामने उसकी मुस्कान, उसकी आवाज, उसमें कोई इंसानी लचीलापन है ही नहीं। वो ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे वो कोई इंसान है ही नहीं, बल्कि उस कैफे का बस एक उपकरण है। जैसे कोई मेज या कुर्सी होती है। एग्जैक्टली। वो खुद को ये यकीन दिला रहा है कि वो बस एक वेटर है, और एक वेटर को तो ऐसे ही काम करना होता है। ऐसा करके वो अपनी इंसानी आजादी को नकार रहा है। वो खुद को एक फिक्स्ड सार में कैद कर रहा है। हाँ, ताकि उसे अपनी जिंदगी के असली और मुश्किल सवालों का सामना ना करना पड़े। आज की जो कॉर्पोरेट दुनिया है उसमें तो ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा। जब कोई कहता है कि मुझे मेरी जॉब से नफरत है, रोज सुबह उठना एक सजा लगता है, लेकिन क्या करूं, मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। ये क्लासिक बैड फेथ है। या फिर रिश्तों में भी जब लोग कहते हैं मुझे तो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं तो बचपन से ही ऐसा हूं, या मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसे ही पाला है। हाँ, ये सब असल में बैड फेथ के ही अलग अलग रूप हैं। हम अपने ही बनाए बहानों के पीछे छुप रहे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, असली पेंच यहीं फंसता है ना? क्या बैड फेथ हमारे लिए एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म नहीं है? सर्वाइवल मैकेनिज्म? कैसे? मतलब अगर हम रोजाना अपनी हर छोटी बड़ी चॉइस का भार लेने लगें तो हम तो उस एंग्विश के बोझ तले ही दब जाएंगे ना। ये बात सार्त्र भी समझते थे। वो इस बात से पूरी तरह वाकिफ थे कि बैड फेथ बहुत ही कॉमन है। लगभग हर इंसान अपनी जिंदगी के किसी न किसी हिस्से में इस धोखे का सहारा लेता ही है। हाँ, क्योंकि हम थक जाते हैं। बिल्कुल। जब आज़ादी का बोझ बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इंसान को ये सोचने में एक अजीब से आराम मिलता है कि यार मैं तो मजबूर था। तो ये एंग्विश से बचने की एक टेम्पररी ढाल है? हाँ, ये एक ढाल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लंबी रेस में इस ढाल की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। क्या कीमत? ये मैकेनिज्म ना हमारी असलियत, हमारी ऑथेंटिसिटी को धीरे धीरे मार देता है। अगर आप पूरी जिंदगी इसी धोखे में बिता देंगे कि आपके पास चॉइस नहीं थी, तो आप कभी अपनी जिंदगी के असली मालिक नहीं बन पाएंगे। बस हालात के गुलाम बनकर रह जाएंगे। बिल्कुल, हालात के गुलाम। अपनी खुद की नजर में तो हम ये नाटक कर लेते हैं, लेकिन खुद को धोखा देना सिर्फ हमारे अंदर का खेल नहीं है। इन नोट्स को आगे खंगालने पर पता चलता है कि हम ये नाटक इसलिए भी करते हैं क्योंकि कोई और हमें देख रहा होता है। हाँ, और यहीं से सार्त्र का एक और बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट सामने आता है, द लुक, यानी दूसरे लोगों की नजरें। समाज का नजरिया। समाज और दूसरों का नजरिया सार्त्र की फिलॉसफी का एक बहुत ही गहरा हिस्सा है। सार्त्र कहते हैं कि जब कोई दूसरा इंसान हमें देखता है तो हमारे मनोवैज्ञानिक स्तर पर एक बहुत बड़ी शिफ्ट होती है। हम एक सब्जेक्ट से गिरकर एक ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। मतलब हम कर्ता से बस एक वस्तु बन जाते हैं। हाँ, और यहाँ द लुक का मतलब सिर्फ आंखों से देखना नहीं है, ये किसी और के द्वारा जज किए जाने का एहसास है। इस मैकेनिज्म को समझने के लिए ना इन नोट्स में एक की होल यानी दरवाजे के छेद से झांकने वाले इंसान का उदाहरण है। हाँ, वो बहुत ही विजुअल और स्ट्रॉन्ग उदाहरण है। मतलब कल्पना कीजिए कि कोई इंसान की होल से कमरे के अंदर झांक रहा है। उस पल में जब वो इंसान की होल से झांक रहा है, वो पूरी तरह से मगन है। उसे अपने शरीर या अपनी पहचान का कोई ख्याल नहीं है। वो उस पल में पूरी तरह डूबा हुआ है। सार्त्र कहते हैं कि उस वक्त वो इंसान सिर्फ एक शुद्ध चेतना है, प्योर कॉन्शियसनेस। वो अपनी दुनिया का केंद्र है, यानी वो सब्जेक्ट है। राइट। लेकिन तभी अचानक उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। कोई उसे पीछे से देख रहा है। एग्जैक्टली, कोई उसे देख रहा है। और उस आहट के साथ ही ना उस इंसान की पूरी दुनिया ही पलट जाती है। एक भयानक शर्मिंदगी और घबराहट उसे घेर लेती है। क्योंकि कदमों की आहट सुनते ही वो इंसान समझ जाता है कि अब वो अपनी दुनिया का केंद्र नहीं रहा। वो किसी दूसरे की दुनिया का हिस्सा बन गया है। हाँ, वो एक ऑब्जेक्ट बन गया है। दूसरे इंसान की नजर ने उस पर एक ताक झांक करने वाला इंसान का ठप्पा लगा दिया है। तो उसका अपने ऊपर से कंट्रोल छिन गया है। बिल्कुल, और अब वो किसी और के नजरिए, किसी और के जजमेंट का शिकार है। ये जो हमारी चेतना का अपनी आजादी खोकर किसी और की नजर में एक ऑब्जेक्ट बन जाने का मैकेनिज्म है ना, यही हमारी सारी शर्म, शेम और समाज के तनाव की असली जड़ है। तो असल में ये जो लोग क्या कहेंगे का डर होता है, वो कोई मामूली डर नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो हमारी अपनी आजादी और दूसरों के द्वारा हमें ऑब्जेक्ट बनाए जाने के बीच का घर्षण है। हम कौन से कपड़े पहन रहे हैं, हमारी शादी कब हो रही है, हम कौन सा करियर चुन रहे हैं, इन सब चीजों को लेकर जो हम इतनी ओवरथिंकिंग करते हैं,
वो सार्त्र के द लुक का ही तो प्रैक्टिकल रूप है ना। एग्जैक्टली। हमें लगता है कि समाज की नजर हम पर है। और कई बार हम उस जजमेंट से बचने के लिए वही करते हैं जो समाज चाहता है। हाँ, यानी हम समाज को खुश करने के लिए फिर से उसी बैड फेथ में चले जाते हैं। एक अंधीन लूप है। देखिए, द लुक एक ठोस सच्चाई है, सार्त्रे से नकारते नहीं है। जब दूसरे हमें देखते हैं तो वो हमें हमारे बारे में कुछ ऐसा बताते हैं जो हम खुद नहीं देख सकते। तो समस्या दूसरों के देखने में नहीं है। नहीं, समस्या तब शुरू होती है जब हम दूसरे के उस नजरिए को अपनी पहचान का अंतिम सच मान लेते हैं। अच्छा। दूसरों का जजमेंट एक फैक्ट हो सकता है, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि उस जजमेंट को अपनी पहचान बनने देना है या नहीं, ये पूरी तरह आपकी चॉइस है। तो इन सारे नोट्स, भारी विचारों और थ्योरीज को अगर हम समेटें और रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना चाहें, तो इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? टेक अवे, I mean, एक इंसान इस फिलॉसफी से अपनी सोच में क्या ठोस बदलाव ला सकता है? देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी टेक अवे है ऑथेंटिसिटी के साथ जीना, यानी प्रामाणिकता। ऑथेंटिसिटी को कैसे प्रैक्टिस करें? इसका मतलब ये है कि इंसान को अपनी फैक्टिसिटी और ट्रांसेंडेंस के बीच एक ईमानदारी भरा बैलेंस बनाना होगा। जो चीजें बदली नहीं जा सकती, जैसे आपका बीता हुआ कल या आपका जन्म, उन्हें बिना किसी कड़वाहट के स्वीकार करें। एक्सेप्ट कर लें। हाँ, लेकिन साथ ही इस सच्चाई को कभी ना भूलें कि आपके अगले पल का फैसला पूरी तरह आपके हाथ में है। यानी हमें बहानों की ट्रेन से उतरना होगा। बिल्कुल उतरना होगा। जब भी दिमाग में ये ख्याल आए कि मैं मजबूर था या मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, तो सार्त्र का दर्शन एक अलार्म की तरह बजना चाहिए दिमाग में। हाँ, एक वेकअप कॉल की तरह। खुद को उसी वक्त याद दिलाना होगा कि हर स्थिति में, चाहे वो कितनी भी बुरी क्यों ना हो, चॉइस हमेशा मेरी ही थी। सार्त्र की फिलॉसफी असल में हमें अपनी जिंदगी की गाड़ी के ड्राइवर की सीट पर वापस बैठा देती है। स्टीयरिंग हमारे हाथ में है। बिल्कुल। ये मान लेना कि आपकी सफलता और विफलता किसी अदृश्य किस्मत, समाज या इकोनॉमी के हाथ में नहीं, बल्कि आपके अपने हाथ में है। ये एहसास शुरुआत में बहुत डरावना लगता है, बहुत भारी लगता है। भारी लगता है, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो इंसान के लिए इससे बड़ी और कोई आज़ादी है ही नहीं। इस पूरी रिसर्च को खंगालने के बाद जो एक लाइन मेरे दिमाग में सबसे ज्यादा गूंज रही है वो ये है कि सच्चाई और फैक्ट्स को पूरी तरह स्वीकार करें, लेकिन उन फैक्ट्स को अपने फैसले कभी मत लेने दें। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने इसे सम अप किया है। और इसी मोड़ पर इन नोट्स और सार्त्र की इस जटिल लेकिन बेहद जरूरी फिलॉसफी के सार को हम समेट सकते हैं। बिल्कुल। अगर इंसान किसी तय स्क्रिप्ट या किसी मैनुअल के साथ पैदा नहीं हुआ है और अगर हमारा सार अभी तक लिखा ही नहीं गया है, तो ये पूरी तरह हम पर निर्भर करता है कि हम आगे क्या करते हैं। हमारा अतीत चाहे कैसा भी रहा हो, वो हमें बांध नहीं सकता। सही बात है। तो जब कल सुबह हमारी आंख खुलेगी तो वो आने वाला दिन पूरी तरह से एक कोरा कागज होगा। अब ये सोचने वाली बात है कि उस कागज पर